तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। तो जैसा कि आप जितने भी क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि कल से यानी कि 1 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। तो उससे पहले आज का ये वीडियो आप सभी सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि हिंदी अगर आपका है, उर्दू वालों का भी और संस्कृत वालों का, सभी का हिंदी एक ही है जिसका नाम है दिगंत, एक ही हिंदी पढ़ना है। तो आज हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। हिंदी की किताब से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूरा निचोड़ निकलेगा। तो एक दिन पहले ये संपूर्ण हिंदी का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करा रही हूँ। इसके पहले मैं सब्जेक्टिव भी करा चुकी हूँ। 12th क्लास की उर्दू का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो चुका है, संपूर्ण सब्जेक्टिव हो चुका है। बस ये संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हिंदी का बचा हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को इस वीडियो का महत्व तो पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए अमृत के समान होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि ये महामैराथन वीडियो है, आप सभी लोगों के लिए अमृत के समान है और इसी में से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से हो सके आज के इस क्लास को आप पूरा देखेंगे, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा, इस एक वीडियो को देखने के बाद जब आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठेंगे ना, हो सके तो आप अपने एग्जाम के 1-2 घंटा पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से लड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ, आप लोग देखिएगा एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को फटाफट करें लाइक, शेयर, और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहला चैप्टर क्लास 12th के हिंदी के बुक में है बातचीत। तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह चैप्टर 2 काव्यखंड और गद्यखंड, 2 खंड में बता हुआ है, गद्यखंड और काव्यखंड। तो गद्यखंड में टोटल जितना भी चैप्टर है सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, काव्यखंड में जितना भी चैप्टर है सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर गद्यखंड का है बातचीत। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ए में है 23 जून 1884, बी में है 23 जून 1844, सी में है 20 जुलाई 1902 और डी में 18 सितंबर 1834। तो ये तो सबसे पहले चैप्टर का पहला सवाल है और आप लोगों को पता होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को। दूसरा सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। हम लोग फास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नए देख रहे हैं उन्होंने चैप्टर कुछ का छूट भी गया है तो सारा इसी में मिक्स एंड मैच हो गया है, ठीक है। सारा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कवर हो जाने वाला है। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, आराम से खाते रहिए, पीते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते रहिए। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा सवाल है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए में है विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, सी में भीड़ से बात करना और डी में है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, यानी कि मंथली मैगजीन आप कह सकते हैं। वो जो पत्र निकलता था वो 1 महीने पर निकलता था, तो उस पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक वो पत्र था। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो ऑफकोर्स ये किसका चैप्टर है, तो ये है, बताइए। ये चैप्टर नंबर बातचीत से पूछा गया है। और संयोगिता स्वयंवर ये जो रचना है ना, ये श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। कौन सा ये कृति, कौन सा किताब आप कह सकते हैं, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है। ए में 100 जान 100 जान, बी में नूतन ब्रह्मचारी, सी में है शिशुपाल वध और डी में प्रभावती। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी प्रभावती, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, यानी कि कौन सा ये जो किताब आप कह सकते हैं, कृति, कहानी जो है, निबंध,
कुछ भी किसी भी चीज़ का किताब हो सकता है। तो कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? ए में है रेणुका, बी में है रेल का विकट खेल, सी में है वैशाली का नगर वधू, डी में आर्यवर्त। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ कृति है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो ये तो अभी आप लोगों को बताया गया, भारतेंदु युग के। बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत क्या है? ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो कौन थे? याद कीजिए, पूरा चैप्टर आप लोगों को, गद्य खंड का जितना भी चैप्टर है वो सारा पढ़ाया गया था, और काव्य खंड का जितना भी चैप्टर था हर एक चैप्टर पढ़ाया गया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, चैप्टर कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन है निबंधकार? तो बातचीत के निबंध लिखने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? तो ऑफ कोर्स 14 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बताइए। नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान, 100 जान, सद्भाव का अभाव और परीक्षा गुरु। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु हो जाएगा। उसके बाद से कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की है? तो इनका लिखा हुआ है क्या? तो इनका लिखा हुआ है रेल का विकट खेल। याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस सवाल है। भट्ट जी को, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को, किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो वो रखे थे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों का हर एक क्वेश्चन सही हो रहा होगा। आप लोग चैट सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते चलिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कीजिए। स्टेटस पे डालकर शेयर टू ऑल लिखिए। जितना व्यूज़ है उतना लाइक भी होना चाहिए। बताइए, नहीं होना चाहिए? इतना मेहनत आप लोग को आज के इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करा रही हूँ तो लाइक तो बनता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और स्टेटस पे डालें। जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था उसने कहा था। उसने कहा था यानी कि किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था और जो कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं। ये सारी जो कहानी है, पूरा का पूरा कहानी एकदम ज़बरदस्त अंदाज में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, तुम्हारी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, पूरा एकदम कहानी ज़बरदस्त और मस्त तरीके से पढ़ाया गया था। आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो चैट सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सबसे पहला सवाल इस चैप्टर से है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ए में है हरियाणा में, बी में है जयपुर राजस्थान में, सी में है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी में है गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था, हाँ, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है देवकी नंदन खत्री, सी में है गोपाल राम गहमरी, डी में बालकृष्ण भट्ट। सुखमय जीवन, सिंपली बात है, ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था ये कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ, यानी कि कब इसको पब्लिश किया गया? तो ये कहानी प्रकाशित हुआ था 1915 में। सी इज द करेक्ट आंसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम रहता है मांझे और लड़की के गांव का मगरे। मांझे और मगरे। लहना सिंह किस पद पर था? तो वो एक हाँ ऑफ कोर्स जमादार के पोस्ट पर था। ऑप्शन नंबर सी, सूबेदार नहीं होगा, सूबेदार लहना सिंह था ना। एक मिनट, सूबेदार एक था लपटन सिंह और जमादार लहना सिंह। कब बात की है? लहना सिंह एक जमादार था। ऑप्शन नंबर सी, इसका सी होगा। ठीक है, उसके बाद से लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। और जब लहना सिंह की मृत्यु होने वाली थी तो सारी यादें उनकी ताज़ा हो रही थी। पूरी कहानी, वो पीपल का वृक्ष और अपने मतलब कि वो ऐसा लग रहा था वो सारी तांगे के नीचे आने से लड़की को बचाते हैं। उनकी पुरानी प्रेम कहानी, अपने माता पिता घर का याद आने लगता है। लपटन का विदूषक कौन था? तो लपटन का विदूषक आप सभी लोगों को पता होगा, वो था वजीरा सिंह।
वजीरा सिंह ही था। ठीक, पलटन कभी कभी आप लोगों के बुक में भी, कहानी में भी लिखा गया है, कभी लपटन कभी पलटन, कभी लपटन कभी पलटन, इसी तरह हो गया है। ठीक है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि उसका रियल नेम लपटन है कि पलटन है, इस तरह किताब में भी दे दिया है। कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पलटन ही बोल सकते हैं या फिर लपटन ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था। हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देखिए, हजारा सिंह वो सूबेदार था, ठीक है, तो और लहना सिंह खैर वो तो जमादार था ही। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसका नाम था बोधा सिंह, और उसके जिस तरह उसका नाम था बोधा, उसी तरह वो खुद बोधा था, मुझे लगता है। पूरा कहानी तो आप लोगों को खैर बताया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई हुई थी जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, तो उसको मार गिराया लहना सिंह ने, यूं हीरो बन के। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो देखिए, लहना सिंह जमादार है ना, और इसका नंबर था, याद रखिएगा, 77। 77 सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी, कफन, ये नहीं लिखा हुआ है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, ये गुलेर के निवासी थे, मूल निवासी, नाम ही में है गुलेरी। कछुआ धर्म किसका निबंध है। तो ऑफ कोर्स हम अभी किसके बारे में, किसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, गुलेरी जी का ना। तो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, यानी कि गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम, ये नहीं लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, और इसी कहानी में बार बार पूछता है बेचारा लड़का, तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई क्या। लड़की धत कहकर शर्मा कर भाग जाती थी। ठीक, बोधा कौन था। तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लहना सिंह क्या था। तो लहना सिंह ऑफ कोर्स वो एक जमादार था ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उन्हीं की कहानी है, उसने कहा था कछुआ था। मतलब पुराने, बहुत ही अच्छा कहानी है, पूरे प्रेम की कथा कहानी। एक कहा, एक उसने कहा था, इस जो टाइटल दिया गया ना, बहुत ही मस्त टाइटल दिया गया। पूरी कहानी इसी में सिमट कर बैठ गई है। किसने कहा था, क्या कहा था, और जो कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं, ये पूरी कहानी जो है ना, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये ऑफ कोर्स चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की होगी। बाल, एक मिनट, 22 नंबर सवाल है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी ये किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही होगी। और लास्ट 23 नंबर सवाल इस चैप्टर का, कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो ऑफकोर्स अमृतसर, अमृतसर के लोगों के बारे में भी बताया है कि वो ज़्यादा गुस्सा नहीं, उन लोगों का आवाज़ ही बहुत ही प्यार से बात करते हैं। ठीक है, और रास्ते में कोई आ जाता है तो बहुत प्यार से हटाते भी हैं। फिर इसे यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर लगा दिया गया है कि अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो ऑफकोर्स लाइक शेयर करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो जयशंकर दीक्षित को। उसके बाद से जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो ये भी 1924 में ही बने थे। 10 नंबर सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो मैला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे।
तो बिहार प्रदेश प्रदेश बोला गया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य रहेगा कितना अच्छा रहता, राज्य सूट करता। 1974 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फास्ट। अब मैं करा रही हूँ, आप लोग फास्ट आंसर बताइए और सोचते चलिए, देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है। आप लोग गलती को काउंट कीजिए, जितना क्वेश्चन गलत होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मैम पूरे चैप्टर से पूरे किताब से मेरा इतना गलत हुआ है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं उनके बचपन का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। संपूर्ण क्रांति का भी नेतृत्व। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु वो हुई थी 1924 ईस्वी में। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी प्रसिद्ध है साहित्यिक रचना के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? ये आपको बताना है। तो वह पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। टोटल रिवॉल्यूशन लाना है, संपूर्ण क्रांति, और बदलना है देश का समाज, जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव ना हो, ऊंचा नीचा जात पात धर्म किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये रचना है जयप्रकाश नारायण जी का ही। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? तो ऑफकोर्स उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहे थे, बताइए, भाषण में ही बताया गया है। ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो उस अस्पताल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। आगे बढ़ते हैं 26 और 27। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो वो अमेरिका गए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भारत के लोग उन्हें के अमेरिका का दलाल घोषित कर दिए। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे जरा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 चैप्टर नंबर 4 का। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 का। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी कृति यानी कि किसका लिखा हुआ है आप कह सकते हैं? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ये पूछा गया है। तो शुद्ध कविता की खोज ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो वो है साकेत, ये नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उस कृति का नाम था उर्वशी। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद से दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। अगला सवाल कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है? तो अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री और आधी पुरुष, आधा शिव और आधा पार्वती, अर्धनारीश्वर मिलकर बनते हैं अर्धनारीश्वर। शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? वही सवाल पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिए हरे को हरि नाम, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो वो है प्रिय प्रवास। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जो हैं वो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप, और शिव को शंकर भी कहा जाता है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। दिन को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको
उर्वशी ये कृति पर ये लिखे थे तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ आप कह सकते हैं, सॉरी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है वो है कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किस चीज का कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का। गंधारी थी, कौन थी, गांधारी थी, कौन थी, दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे, क्या थे, प्रेमचंद तो खैर आप लोगों को पता है वो एक बहुत बड़े कथाकार थे, इनको तो खैर परिचित करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन पूछा है इसी को जो है ना यहाँ पर आप कह सकते हैं टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 4 तक हो गया है, यहाँ तक चैप्टर नंबर 4 तक हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 का क्या था, रोज और मालती थी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जो बार बार क्या होता था, घंटी की आवाज़ के साथ वो बोलती थी 6 बज गए, ओह 7 बज गए, और लंबा सांस ले लेकर बोलती थी। तो पूरी कहानी तो खैर आप लोगों को बताया ही गया है, आइए देखते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला क्वेश्चन कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो उसकी पत्नी का नाम रहता है मालती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ कि अगया जी ने इंटर कहाँ से किया था, तो अगया जी जो थे ना वो इंटर किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगया जी की कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनको कौन सा मिलेगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिलेगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगया द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो उस कहानी का नाम है रोज। उसके बाद से महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, वो आम लेकर आया था लपेट कर कागज में, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगया मूलतः क्या है, तो अगया जो है अगया जी वो है कहानीकार, ये मूलतः कहानी लिखते हैं। अगया जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि कब इसको पब्लिश किया गया था, तो 1924 में पब्लिश किया गया था। अगया जी की कौन सी कहानी गैंगरिंग शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो उस कहानी का नाम रोज ही था। ये पहले क्या था, गैंगरीन नाम के शीर्षक से कह सकते हैं प्रसिद्ध था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो वो 4 बरस बाद, 4 साल बाद मालती से मिलने के लिए मालती के घर आया था। अगया जी ने कितने बरस की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन, और इसी वजह से कहानी का नाम भी गैंग्रीन ही था। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर नाम था। अगया जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो हस्तलिखित पत्रिका का नाम था आनंद बंधु। ऑप्शन नंबर बी। अगया जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो पत्रिका जिसका नाम था सेवा, उसमें। और 15 नंबर सवाल, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, तो वो महेश्वर रहता है जो डॉक्टर रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक लेख और एक पत्र, ऑफ कोर्स ये भगत सिंह से सवाल है, भगत सिंह का ही है चैप्टर। तो आ गया है क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार यानी कि लिखने वाले कौन है, तो ऑफ कोर्स वो ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो वो आकर्षित हुए थे गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब किया, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी 1926। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो वो थे लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी इस संघ का गठन किए थे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो वो 8 अप्रैल 1929। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे वो 12 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से है यहाँ पर कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो भगत सिंह का निबंध परिवेश ये नहीं लिखा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद से भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? तो भगत सिंह के हृदय में यानी कि उनके दिल में प्रेम नाम की भावना का कोई स्थान नहीं है। 10 नंबर सवाल है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो उनको अपनी सजा के संबंध में ये विश्वास था कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके बाद से भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो वो आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो वो नौजवान भारत सभा दल का गठन किए थे। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन थे? तो ऑफ कोर्स वो एक अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इकोनॉमी के। भारत भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो वो हुआ था 1921, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे प्रताप नाम के पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था प्रताप। आगे बढ़ते हैं, जरा ये जो पीडीएफ तैयार किया गया है इससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगया का जन्म कब हुआ था? आपको पता है अगया जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर दूसरा कि अगया के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मैं थोड़ा फास्ट करा दे रही हूँ। कौन सी पुस्तक अगया की है? आप लोग फास्ट आंसर भी बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरी घास पर क्षणभर। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध यानी कि किससे संबंधित है, रिलेट है? तो वो है बीमारी। गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो उसका नाम था टीटी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। नदीव के द्वीप किसकी रचना है? तो ये रचना है अगया जी की। उसके बाद से अगला सवाल कि अगया को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक तो खैर अगया जी हैं। उसके बाद से कौन सी कृति अगया की नहीं है? तो अगया की कौन सी कृति नहीं है? ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं वो है पल्लव नामक, ए इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति अगया की है? तो वो है नदी के द्वीप नामक, ये इनकी कृति है, लिखा हुआ है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज आप लोग जानते हैं ये एक कहानी है जिसमें पूरी कहानी आप लोगों को पता ही है। अलग अलग कैरेक्टर हैं, लेखक गए हुए हैं मालती के घर मिलने के लिए। उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार हैं अगया जी, ये भी अगया। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो ये भी हो जाएगा किस विधा यानी कि किस, ये क्या है? निबंध की आलोचना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगया की माँ का नाम था, अगया जी के माँ का नाम था व्यंती देवी। रोज कहानी की नायिका यानी कि हीरोइन कौन है? तो ऑफ कोर्स मालती ही रहती है। कौन सी रचना अगया की नहीं है? तो अगया जी की जो रचना है वो है, रचना नहीं है, तिरिछ नहीं है, क्योंकि तिरिछ किसी और का लिखा हुआ है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो ऑफ कोर्स मालती होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं, कौन आते हैं? तो लेखक यानी कि मालती के दूर के रिश्ते के भाई आप कह सकते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर सी। रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? यानी कि कितना बजे का घंटा बजता है जिसकी वजह से वो कहानी समाप्त हो जाती है। रोज नाम की कहानी समाप्त हो जाती है। तो 11 बजे, 11 बजता है और कहानी समाप्त हो जाती है। 11 घंटी मारता है, उसके बाद से खत्म। मालती का पति क्या है? तो वो एक डॉक्टर रहते हैं मालती के पति। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो विधा विनिवास मिश्र हैं, विधा निवास मिश्र। अगया किस वाद से संबंधित हैं? तो अगया जी हैं वो स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। इनमें से अगया का नाटक कौन है? तो सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब जरा एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह का है, ये इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1970 यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सवाल जो है ना, इसका सही आंसर 1970 नहीं,
देखिए थोड़ा सा गलत यहाँ पर टाइप हो गया है। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, 28 सितंबर 1907। यहाँ पर 70 हो गया, 1907 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, बस 70 हो गया है 7 की जगह। भगत सिंह के चचा का नाम क्या था? तो उनके चचा का नाम था अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये निबंध ऑफ कोर्स ये भगत सिंह का ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इस विश्व युद्ध में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका सॉरी इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ये भी आप लोगों को पता ही होगा, हत्याकांड आपको हिस्ट्री में पढ़ना ही है। 5 का ऑप्शन नंबर बी 1922 इज द करेक्ट आंसर। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो नवरात्र ये भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में ही, ए होगा। देखिए 7 दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो ये भी भगत सिंह का लिखा हुआ है। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ये भी ये भी भगत सिंह का। देखिए कहीं पर भी भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल की है बंदी जीवन ये लिखा हुआ। उसके बाद से भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? जो आप लोग के चैप्टर में दिया गया है। तो उन्होंने पत्र लिखा था सुखदेव के नाम, एक पत्र सुखदेव के नाम। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो वो थे भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये पत्रिका जो है वो कलकत्ता से निकलती थी। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, चैप्टर नंबर 7। आइए चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदानीरा चंपारण की धरती। और सदानीरा के बारे में ये निबंध है। पूरी निबंध ये चैप्टर आप लोगों को एकदम खतरनाक तरीके से मैं पढ़ाई भी थी। आई होप आपने पढ़ा होगा। पुंडलिक जी कौन थे? सबसे पहला सवाल तो वो एक शिक्षक थे पुंडलिक जी। चलिए अब मैं फास्ट करती हूँ। 12वीं सदी के लगभग 300 बरस तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो है ओ सदानीरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो कोणार्क ये जो है ना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ही लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो वो नाटककार थे लेकिन निबंध भी लिखा करते थे। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो लाया गया था 18वीं शताब्दी या फिर सदी के अंत में। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई थी, बिहार के। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई, जंगलों का कटना। ए इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का सबसे ज्यादा विस्तार किया। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो मिली थी उनको विधा वारिधि की। अगला क्वेश्चन कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी। गांधी जी के नक्शे कदम पर भी यही चलते थे। माथुर भितिहरवा पहुंचने पर किनसे मिले? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक जी से मिले थे। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश के। अगला सवाल अब 8 सिपाही की माँ पूरी कहानी। ओ माय गॉड ये बहुत ही जबरदस्त कहानी थी सिपाही की माँ। ठीक है बिश्नी जो है ना, और बिश्नी रहती है माँ, माँ का क्या नाम रहता है? बिश्नी, और उसका बेटा रहता है मानक। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, एकदम खतरनाक तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाई भी थी। मानक की माँ का नाम क्या है? तो देखिए सबसे पहला यही सवाल पूछ दिया गया, तो मानक की माँ का नाम है बिश्नी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर दूसरा क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी, बेटी रहती है मुन्नी। इनफैक्ट वो लोग वो दोनों ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और मुन्नी जाकर बार बार कहती है, डाक के पास जाती है और कहती है पत्र आया क्या, पत्र आया क्या। पत्र का इंतजार रहता है उन्हें। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है लिखने वाले? तो वो मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो वो गया रहता है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है?
तो वो है दरियाई घोड़ा। ये मोहन राकेश का लिखा हुआ नहीं है। बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ। आगे बढ़ते हैं, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो ये थे सारिका। उसके बाद से है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 14 बरस की हो गई थी उसकी उम्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी ही जाती है बार बार की चिट्ठी आया कि नहीं उसके भाई मानक का। मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है कि माँ मुझे दूध नहीं चाहिए, पानी चाहिए। मानी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए ही तो जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो दाल, चावल और दाल मांगती है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे में जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़कियां जो चाल चावल मांगती है ना, वही आकर कहती हैं। किसकी माँ पागल हो गई? तो सिपाही की माँ। माना कि नहीं? सिपाही, क्योंकि सिपाही की माँ की ही कहानी है। चैप्टर का नाम ही है सिपाही की माँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न आने वाला कल। ये मोहन राकेश की है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा पीडीएफ के तौर पर जो तैयार किया गया है उसको देख लेते हैं। ओ सदानीरा से, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ये आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ तैयार करके करा दिया जा रहा है, और बाकी मैं खुद से जो तैयार की थी वो तो आप लोग को करा ही रही हूँ। सारा मिक्स एंड मैच है, पूरा किताब और पूरा निचोड़ के साथ हम लोग उर्दू का, सॉरी हिंदी का पूरा इस किताब को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकल जा रहा है एक ही वीडियो में, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अब इससे बाहर कहीं टुकड़े टुकड़े वीडियोस, अलग अलग चैप्टर की वीडियोस अब आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कवर। आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 नंबर, ये पीडीएफ के तौर पर है। तो सबसे पहला सवाल कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो वो है रेशमी टाई। कौन सी कृति माथुर जी की है लिखा हुआ माथुर जी का? तो भोर का तारा, ये माथुर जी का है। बराज कहाँ बन रहा था? इसी ओ सदानीरा में ही बताया गया है कि बराज बन रहा था भैंसा लोटन में। अम्रपाली यानी कि अम्बपाली में तथागत को क्या सौंपा था? तो वो सौंपा गया था आम्रवन। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया गया था। ओ सदानीरा लेखक कौन है? यानी कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका भी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल कि बिहार के किस सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वो जगदीश चंद्र माथुर ऑफ कोर्स। ओ मेरे सपने क्या है? तो ये भी एक नाटक है, ओ मेरे सपने। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो उनको मुकाबला करना पड़ा था नादिर शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए, निबंध इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल है कि ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गंडक नदी को निमित्त बनाकर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? विकसित यानी कि किस शब्द से आया है थारन? तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, थार से थारन आया है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में आए रहते हैं अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किस चीज से? तो नील की खेती से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जाती है भिखनाथोरी तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिपाही की माँ जो ये चैप्टर है इससे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इससे पीडीएफ में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। समझिए कि ये गाइड का है, आपको हमारे द्वारा खुद का तैयार किया हुआ ऑब्जेक्टिव और साथ में गाइड का भी ऑब्जेक्टिव एंड मिक्स एंड मैच है। ठीक, तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925। इनकी कौन सी कृति है, यानी कि मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो वो है जानवर और जानवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाइयाँ कहाँ हो रही थी? तो ये लड़ाई हो रही थी बर्मा में। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती रहती है। 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो
वो मंगलवार को कहती है। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो वो सिपाही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये उसी चैप्टर में बताया गया है, तारों के। किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो ये सिपाही की माँ चैप्टर से ही लिया गया है, ये पंक्ति यानी कि लाइन। मोहन राकेश के एकांकी के क्या शीर्षक है? उसका टाइटल क्या है? तो सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म ये तो पूछा हुआ था 8 जनवरी 1925। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो ये है दिव्या नामक कृति। मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े रहे थे? तो वो नई कहानी से जुड़े थे। आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है? तो ये एक नाटक है। उसके बाद से सिपाही की माँ कौन है? तो बिशनदेई रहती है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती रहती है पड़ोसिन। रवेश क्या है? तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये तो अभी क्वेश्चन था। तारों के जो मोती है, आप कह सकते हैं कड़ा, वो ज्यादा चमकता है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो वो है इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक भाई बहन रहते हैं और उनकी माँ का नाम बिश्नी रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार मैं कहूँगी कि आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्रगीत और समाज। ये लगभग स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको बताऊं ये चैप्टर को इतना आसानी से, इतना इजी वे में आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी पर आप कह सकते हैं गया है, क्योंकि ये टॉपिक लगभग स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, चैनल मिल जाएंगे जो चैप्टर पढ़ाया गया है लेकिन समझ में नहीं आया है, लेकिन सभी लोगों को ये जो चैप्टर में पढ़ाई थी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझ में, एकदम पॉजिटिव कमेंट कि मैम पूरा यूट्यूब हमने खंगाल डाला, आपके जैसा ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ाया इतना आसान तरीके से। तो ये सबसे आसान चैप्टर मैं करके आप लोगों को बताई थी। तो प्रगीत और समाज, इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल कि प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत आपको पता है ये एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर प्रगीत और समाज इन्हीं का लिखा हुआ है, नामवर सिंह का। सी इज द करेक्ट आंसर। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वो बीएचयू से किए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? तो वो है मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो वो है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। 10 नंबर प्रश्न की सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो वो है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानोहारिया किस कवि के कविता का अंश है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो निष्कव्य फक्कड़। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो वो जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे। डी इज द करेक्ट आंसर। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए 10 नंबर चैप्टर है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बहुत ही ज़बरदस्त ये चैप्टर था। देखते हैं क्या होगा। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार बहुत ही जायकेदार है, यह किसने कहा है? तो ये कहते हैं सुरेंद्र सिंह। उसके बाद से हेडमास्टर कलीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो हेडमास्टर जो कलीराम बहुत खतरनाक रहता है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहता है। जूठन के रचनाकार कौन है लिखने वाले? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही हैं। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता थे वो। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद से ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचयिता कौन सी है? तो रचयिता आप कह सकते हैं जूठन, ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो भारत रत्न नहीं मिला था, बाकी वो सारा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद से लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो उनके पिताजी ने देख लिया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी ही कहते थे। उसके बाद से ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो दलित आंदोलन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौकों पर उन्हें परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। उसके बाद से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? सही आप ऑप्शन बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? तो उनकी माँ रहती है, लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी भी होगा, प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगीत और समाज, दो चैप्टर का देखते हैं। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो वो है नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ये एक निबंध है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान, इस यही लिखने की वजह से इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके? तो आलोचना त्रैमासिक के। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो ये निराला जी की है। कमायनी के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। लिरिक का पर्याय क्या है? तो लिरिक का पर्याय है प्रगीत। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो वो है पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो वो है तिरिछ। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय की छाया के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ऑफकोर्स नामवर सिंह हो जाएंगे। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये तय तो यही था, इस कविता की पंक्ति है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ये मुक्तिबोध की कविता है। उसके बाद से जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था कब? तो 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है लिखने वाले? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? तो जूठन ये एक आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है किस चीज़ का? तो सामाजिक विषमता का। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत नामक। जूठन क्या है? तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा भी। उसके बाद से है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार, ये बार बार क्वेश्चन आया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद से जूठन किस चेतना की रचना है? तो दलित चेतना की। अब और नहीं, वाल्मीकि की कौन सी कृति है? तो ये एक कविता है। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के यहाँ काम करती थी। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो वो था सुखदेव सिंह त्यागी का। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? यह किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी का रहता है। 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो उनके हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक
बहुत सख्त मिजाज के आदमी थे ये कलीराम। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर से सवाल है कि मलेज की कौन सी रचना है। तो मलेज की रचना तो खैर आप लोग जानते होंगे, थोड़ा आप लोगों को ये धुंधला दिख रहा होगा। मलेज की रचना डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला सवाल, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो वो है मलेज। फिर है, मलेज की माँ का नाम क्या था। तो प्रभावती नाम था। कौन सी रचना मलेज की है। तो जख्म पर फूल, ये मलेज की रचना है। मलेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। आप लोग फटाफट बताते चलिए, मैं धड़ाधड़ बताती हूँ। उसके बाद से मलेज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मलेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मलेज के पिता का नाम क्या था। तो मलेज जी के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सबसे बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो 7-8 साल की थी वो लड़की। मलेज जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो वो किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे। तो वो अधेड़ व्यक्ति थे बलभद्र ठाकुर। और फिर पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो वो ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। मलेज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। मलेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी। तो ये 1971 में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मलेज की आलोचना है। तो वो है कविता के साक्षात्कार। अब 12 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है तिरिच। बहुत ही ये भी ज़बरदस्त कहानी है। पूरा कहानी आप लोगों को पूरा टॉपिक बताया गया था। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। तो एमिनेंस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। तो डिसाइटिस रोग की, एपेंडिसाइटिस एपेंडिसाइटिस रहेगा, एपेंडिसाइटिस रोग की शिकायत थी। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। तो वो था सागर विश्वविद्यालय सी। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी, तिरिच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, दीनमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी, संडे मेल नई दिल्ली। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अदालत में पेशी के लिए। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो वो थानू ने बताया था। ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। तो दो सबसे खतरनाक पात्र थे, एक था हाथी, दूसरा था तिरिच। 9 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। उसके बाद से लेखक को किसने 3-3 सौ के नोट दिए थे। तो डॉक्टर पंत ने 3-3 सौ के नोट दिए थे। 20 द करेक्ट आंसर। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो ट्रैक्टर से उतरे थे मिनरवा टॉकीज के पास। 20 द करेक्ट आंसर। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो वो है वारिश। ए इज़ द करेक्ट आंसर। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए। तो इनके अनुसार नीलकंठ को ज़रूर देखना चाहिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तो सबसे बड़ा अस्त्र था आवाज़। वो चिल्लाकर सोचते थे कि सपना टूट जाए, लेकिन टूटता कभी नहीं था, तो और भी ज़्यादा इनको घबराहट होती थी। 13 चैप्टर, गदखंड का लास्ट चैप्टर है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 12 मई 1895। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, क्या नाम था उनका। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। फिर है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। जय कृष्णमूर्ति इनमें से जय कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है। तो वो है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। ये कृति क्या है। तो ये एक संभाषण है जो इन्होंने भाषण दिया था। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन है। क्या कठिन है। तो वो है जीवन को समझना। सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो मेधा
जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद से लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। उसके बाद से है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो वो है भय। भय यानी कि डर नष्ट कर देता है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो जय कृष्णमूर्ति की ही कृति है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो वो है स्वतंत्र वातावरण। फिर है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो संपूर्ण विश्व नाश की ओर अग्रसर है। जिंदगी का अर्थ क्या है, तो जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज। सी इज द करेक्ट आंसर। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो साम्यवादी जो है ना पूंजीपतियों से लड़ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, तो माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति जो है ना वो 15 वर्ष के थे, सॉरी 10 वर्ष के थे। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए इसी का ये सवाल है, मलेज का जन्म कब हुआ था, तो इसका एक का ए 1935। मलेज का मूल नाम क्या था, तो बी भरत जी श्रीवास्तव। कौन सा कथन सही है, तो ए रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मलेज जी। ठीक है, मलेश जी का पूरा मूल नाम यानी कि पूरा नाम आप कह सकते हैं क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। कविता संग्रह है क्या है, तो जख्म पर फूल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता और भोगता है, यह कथन किसका है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी मलेज। कौन सी रचना मलेश जी की है, तो इसका भी सी। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर डी कौन सी कृति रचना की कौन सी रचना मलेश जी की नहीं है, तो सुनो राधिके। उसके बाद से है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का क्या रिश्ता है, तो द्वंद्वात्मक है। फिर 12 का उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है, तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा दरियाई घोड़ा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल। तिरिश कैसी कहानी है, तो तिरिश जो है ना ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हो जाती है। तिरिश कहानी के पिताजी का नाम क्या है, तो तिरिश कहानी के पिताजी का नाम है राम स्वार्थ प्रसाद। फिर अरेबा परेबा किस अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है ये पूछा गया है, तो ये कहानी संग्रह है, यानी कि कहानी का संग्रह। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया है, तो कहानीकार की माँ ने। तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है, तो ये एक जादुई यथार्थ की कहानी है। तिरिश कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, तो केंद्रीय घटना का संबंध कहानीकार के पिता से है। कहानीकार तिरिश की तलाश को जलाने तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाता है, तो थानू के साथ जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। पंडित राम अवतार क्या थे, तो वो एक ज्योतिषी और वैद्य थे। तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है, ये तो फिर बार बार पूछ दिया है, उदय प्रकाश है। ए इज द करेक्ट आंसर। 14 और 15 तिरिश के लेखक कौन है, तो तिरिश के लेखक जो हैं वो है उदय प्रकाश। और तिरिश क्या होता है, तो तिरिश एक विश्व खापर यानी कि जहरीला लिजार्ड होता है, छिपकली आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब 13 जो बचा है इसका देख लेते हैं। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 12 मई 1895। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये किसकी कृति है, तो जय कृष्णमूर्ति। लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो लीड बेटर गांधी जी में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ, लीजिए फिर वही सवाल, 12 मई 1895। जय कृष्णमूर्ति को के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, 7 का ऑप्शन नंबर डी जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। 9 नंबर क्वेश्चन की द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, इसके रचनाकार जय कृष्णमूर्ति ही तो होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर काव्य खंड का देखिए, काव्य खंड का चैप्टर 1 से क्वेश्चन। गद खंड कंप्लीट, अब काव्य खंड पर आते हैं।
बहुत ही आसान है, बहुत आप कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर से क्वेश्चन है कि कड़बक के कवि कौन है। तो कड़बक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा अब हम लोग फास्ट कर लेते हैं। काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है कड़बक। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो उनकी जो भाषा है ना वो है अवधी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। सॉरी, थोड़ा लंबा ये वीडियो होते जा रहा है ना, तो जितना ही बोलो उतना ही जो है ना जबान और ज़्यादा फिसलता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए, बातों में क्या रखा है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है ये पूछा गया है, तो वो है कड़बक। उसके बाद से है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। तो नेत्र दोष था, उनकी आंखें तो नहीं थी लेकिन फिर भी गुणवान थे। उसके बाद से कड़बक के रचयिता कौन है। तो ऑफ कोर्स मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं किसके। तो प्रेम के पीर के। डी इज़ द करेक्ट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1492। सी इज़ द करेक्ट आंसर। पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद से जायसी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था शेख यमरेख। और मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे। तो वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जायसी थे क्या थे वो, एक फ़कीर थे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म हुआ था अमेठी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो मुख्य रस है श्रृंगार रस, यानी कि प्रेम पर ज़्यादा इनकी कविताएं होती थी। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो वो थी अवधी। फिर उसके बाद से है जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो उन्होंने रक्त रूप लेई से जोड़ा है। फिर जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है। तो सी, यानी कि समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है। जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो अपने आंसुओं से सींचा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो ये पद्मावत से लिया गया है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। तो ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं तो ए जायसी है, प्रेम के पीर माने जाते हैं। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो अपनी आँख की उपमा जो है वो दर्पण से किए रहते हैं। आँख की उपमा कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो वो है मृगावती। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो हैं वो सूफी कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरु श्रृंगारिक, सॉरी ये सूफी हो गया। श्रृंगारिक ऑप्शन नंबर बी, इस बी नहीं सी हो जाएगा। श्रृंगार, उनका श्रृंगार रस खास मैदान था। और फिर सुमेरु का पर्याय क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, कंचनगिरी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं पद्मावत। डी इज द करेक्ट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो मृगावती, ये बार बार आ रहा है, जो बार बार आ रहा है समझिए वो इम्पोर्टेंट है। इनके पिताजी का क्या नाम था। तो मलिक शेख ममरेज। उसके बाद से बाईं आंख और कान से वंचित थे कौन। तो मलिक मोहम्मद जायसी। बायां आंख और बायां कान, बायां आंख से दिखाई नहीं देता था और बायां कान से सुनाई नहीं देता था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान क्या है। तो निवास स्थान है जयस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मुहिद्दी। और सैयद अशरफ जहांगीर जायसी के कौन थे। तो वो थे गुरु। फिर 35 नंबर इस चैप्टर का लास्ट सवाल कि जायसी का निधन किस वर्ष हुआ था। तो उनका निधन हो गया था 1548। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अब सूरदास के पद से सवाल है, यानी कि दूसरा चैप्टर। पहला सवाल है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की रचना है सूरसागर। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो ये रचना है सूरदास की, क्योंकि सूरदास के चैप्टर से ही पूछा जा रहा है। सूरदास किस धारा के कवि थे। तो सूरदास जो है ना कृष्ण राशि
कृष्णाश्रयी धारा के कवि थे। और सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो उनके दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो है ना वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सी इज द करेक्ट आंसर। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो वो है सूरदास। ये इसका भी ऑप्शन नंबर सी। वात्सल्य के विश्व में द्वितीय अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में वात्सल्य का रहेगा का वात्सल्य का विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है नंद की गोद में, यानी कि नंद बाबा की गोद में। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वो है सतसई, ये सूरदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है ना वो भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति झलकता भी है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कौन से भक्त, राम भक्त थे कि कृष्ण भक्त थे? तो ऑफकोर्स ये कृष्ण भक्त थे। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी रचना सूरदास की है? तो वो है सूरसागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो थे सूरदास, सूरदास के। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो कृष्ण को जो है ना वो भोर होने की सूचना दी जाती है कि भोर हो गया है, और अलग अलग तरह से जो है ना उनको सिंबल यानी कि चिन्ह दिखाए जाते हैं। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि आपको बताना है, तो 1475 ये अनुमानित माना गया है। उसके बाद से कछुक खात कछुत गिरावत, एक बार फिर से कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार तो खैर आप लोगों को वो ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी पर अलंकार छंद रस हमने पढ़ाया भी है, अगर आप नहीं जानते हैं तो देख भी सकते हैं। इसका डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। फिर अगला सवाल है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो इनकी रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो वो पुष्टि मार्ग में। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ये भी ब्रज भाषा में रचित है। फिर वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। 22 नंबर सवाल सूरसागर किसकी रचना है? इतना आसान सवाल पूछ दिया गया है, ये सूरदास की रचना है। फिर 23 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो द्वितीय पद में जो है ना अपूप, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का मतलब होता है गोड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास की कृति है, तो साहित्य लहरी इनकी कृति है। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद से निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो सी जायसी है। उसके बाद से है सूरदास के संकलित पदों में कौन से रस दिखते हैं? तो वो है वात्सल्य रस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास की भूख है किस चीज़ की? तो कृष्ण की जूठन की, वो कृष्ण जी की जूठन को खाना चाहते हैं। सूरदास का निधन कब हुआ? तो उनका निधन हो गया था 1583। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? तो उनका जन्म स्थान है दिल्ली। फिर अगला सवाल कि सूरदास का जन्म तो 1478 में हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद से है सूरदास का निवास स्थान क्या है? तो इनका निवास स्थान है इनमें सभी गऊघाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम। फिर सूरदास का दीक्षा काल क्या है? दीक्षा काल सी हो जाएगा 1509-10। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 34 की तमचूर का अर्थ होता है? तो तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, डी। और भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो डी यानी कि सूरदास के पूज्य थे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किधर? तो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 की तरफ आप कह सकते हैं। तुलसीदास से ये तुलसीदास का पद आप कह सकते हैं। तुलसीदास के पद से सवाल है तीसरा चैप्टर कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो थे
वो भक्ति काल, ये भी भक्ति धारा भक्ति काल कह सकते हैं। और आगे सवाल पूछा जाएगा कि किसके ये भक्त थे, आप लोग बताइएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ए इज द करेक्ट आंसर। विनय पत्रिका की भाषा है, क्या भाषा है, तो वो है अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो दीक्षा नरहरि दास थे, ऑप्शन नंबर बी। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो इसका भी 1543। क्वेश्चन नंबर 6 कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हुलसी। और फिर तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो लगभग 10 वर्षों तक रहे थे, यानी कि 10 सालों तक। अगला सवाल है यहाँ पर, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो दूसरे पद में तुलसी ने भिखारी के रूप में अपना परिचय दिया है। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये रचना है तुलसीदास की ही। अगला सवाल कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो अब तुलसीदास को जो है ना भक्ति की भूख है, ठीक। उसके बाद से रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो रामचरितमानस का यानी कि तुलसीदास का लिखा हुआ है जो है ना, इसका प्रधान रस भक्ति रस है। और तुलसीदास के पठित पद किस भाषा के हैं, तो अवधी भाषा के ही हैं। और तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तो वो राममार्गी शाखा के कवि थे। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो तुलसीदास जो है वो सीता जी की स्तुति किए हैं और सीता के जी के जरिए अपना बात कहलवाने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वो है भक्ति रस। मानस यानी कि रामचरित मानस का रचना समय यानी कि इसको किस समय किस समय लिखा गया था, तो वो लिखा गया था संवत 1631 ईस्वी। और तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो राम भक्त के रूप में दिया है, राम के भक्त। तुलसीदास के मित्र नहीं है, कौन नहीं है मित्र, एक मिनट। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो इसका तो खैर डी हो जाएगा, सीता के दास के रूप में, सॉरी, सीता के दास के रूप में जो है ना तुलसीदास अपना परिचय देते हैं, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है, तो वो है टोडरमल, ये तुलसीदास के मित्र नहीं है। अगला सवाल देखिए फिर यहाँ पर 21 नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, 21 का ऑप्शन नंबर डी राधा स्तुति। फिर है कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो वो है विनय पत्रिका। फिर अगला सवाल की कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, वो है आखिरी कलल। फिर अगला सवाल यहाँ पर कि कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो अम्ब ये जो संबोधन है ये सीता के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के हनुमान बाहुक को तुलसीदास किस कृति का एक अंग मानते हैं, तो कवितावली, बी इज द करेक्ट आंसर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला उनका मूल नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो ये एक महाकाव्य है। अगला सवाल कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, भाषा उसका अवधि रहता है। फिर कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो दीक्षा गुरु इनके थे शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो रचना जो है ना, एक मिनट, विनय पत्रिका, ये तुलसी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं विनय के पद से। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो वो है पंचवटी, ये तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है, तो वो है रामचरितमानस।
फिर मानस की रचना कब हुई, यानी कि रामचरितमानस, तो आप कह सकते हैं 1631 से। फिर है गरीब नवाज कैसा शब्द है, तो गरीब नवाज ये एक विदेशज शब्द है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो ये लिया गया है विनय के पद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है तुलसीदास का मूल नाम क्या है, तो तुलसीदास का मूल नाम जो है वो है राम बोला। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 40 नंबर सवाल की तुलसीदास गाया करते थे, क्या गाया करते थे, तो भरत भय ठाड़े का करजोरी, ये गाया करते थे। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है छप्पय। सबसे पहला सवाल कि नाभादास की कौन सी रचना है, तो वो है छप्पय। ये तो छप्पय से ही सवाल है। छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है, तो वो है नाभादास। सी इज द करेक्ट आंसर। नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। उसके बाद से नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वैष्णव दर्शन के। नाभादास किस धारा के कवि थे, तो कवि थे वो सदगुणोपासक राम भक्त धारा। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है, तो माधुर्य भाव फूट था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो नाभादास का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में, अनुमानित यानी कि अनुमान लगाकर। बीजक के रचयिता कौन है, तो वो है कबीरदास। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, तो वो है सूरदास। अगला क्वेश्चन कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, तो इनका स्थायी निवास था वृंदावन। ठीक है। कौन सी रचना नाभादास की है, तो वो है भक्त काल। मतलब कौन सी रचना नाभादास की है, भक्त काल। 12 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद है, तो 6 पंक्तियों का छप्पय कहलाता है। कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। सुर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो उनके कवित्व को सुनकर सिर हिलाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो कबीर जो है ना वो हिंदू मुसलमान में कभी भेद नहीं करते हैं। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्याजना है, तो छप्पय छंद की व्याजना है। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया है, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, तो ये निर्गुण शाखा के कवि हैं। फिर नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, तो भक्ति काल में हुआ था। सी इज द करेक्ट आंसर। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो वो है नाभादास। डी इज द करेक्ट आंसर। सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार, तो इसके अनुसार पाठ के अनुसार चैप्टर के अनुसार बताना है, तो बी है कबीर। सबके हित का वचन कबीर कहते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास। विमल बुद्धि हो तास की जो यह घनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो ऑफकोर्स डी है। छप्पे से ही सवाल कर रहे हैं हम लोग, डी हो जाएगा। नाभादास की कविता की 2 पंक्तियों के बारे में, किन 2 पंक्तियों के बारे में है। नाभादास की जो कविता है, ये कविताएं किन 2 कवियों के बारे में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कबीर और सूरदास। कबीरदास और सूरदास। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जो थे वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किस काल के कवि थे, तो वो भक्ति काल के कवि थे। भक्तमाल का रचना काल क्या है, किस समय इसको रचित किया गया यानी कि लिखा गया, तो 1585 से 96 के बीच। बी इज द करेक्ट आंसर। भक्तमाल में संकलित है, क्या संकलित है, तो छप्पय संकलित है। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 कवित्त नाम के चैप्टर से लिया गया है। आ जाइए, देखिए सबसे पहला सवाल
कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये पूछा गया है। बी हो जाएंगे भूषण। ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी था। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, तो वो है शिवराज भूषण। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वो वीर रस पाया जाता है। छत्रसाल दशक में छंद है, तो वो छंद है 10 छंद। फिर भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, तो वीर रस है। सी इज द करेक्ट आंसर। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, तो वो रीतियुक्त धारा के कवि हैं। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो विभक्त रस की अभिव्यंजना हुई है। छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो उनकी तलवार जो है ना वो रौद्र रूप धारण कर चुका है। फिर है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो वो भोजन प्रदान करती है। कौन सी कृति भूषण की है, तो वो है शिवा बापनी। फिर कवि भूषण की उपाधि दी थी, किसने दी थी, तो वो चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, अक्सर अनुप्रास। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, तो वो ब्रज भाषा में ज्यादातर रचना किए थे। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो वो तुलना की है शिवाजी की। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यौमलेच वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो ये ली गई है किससे, कवित। ए इज द करेक्ट आंसर। फिर शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है, तो लगभग 52। सी इज द करेक्ट आंसर। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो वो है भूषण की कृति। भूषण के प्रिय नायक एक्टर कौन है, तो वो है छत्रपति शिवाजी छत्रसाल। और छत्रसाल शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो शाहूजी नाम था। फिर शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो ये भूषण की कृति है। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, तो 10 छंदों में। डी इज द करेक्ट आंसर। भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो टोटल 52, बावनी 52। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, लो यही वाला सवाल फिर से पूछ दिया है, 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो ये भाई थे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवाजी की। ये इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 से, तुमुल कोलाहल कलह में। तो सबसे पहला सवाल है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। बी इज द करेक्ट आंसर। कमायनी के रचयिता कौन है, तो कमायनी के रचयिता भी जयशंकर प्रसाद। फिर है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी, तो तुमुल कोलाहल कलह में इन्होंने ये कविता लिखी। आंसू किसकी रचना है, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है ये, तो ये एक नाटक है। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1989। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो वो है सूरसागर। फटाफट आप लोग धड़ाधड़ रिवीजन कीजिए, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो वो है कंकाल। जयशंकर प्रसाद के पिता थे, कौन थे, तो शिवरत्न साहू थे। फिर जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो वो लगभग 12 वर्ष की अवस्था में। फिर है प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, तो कमायनी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है,
तो वो महाराजा मानसिंह ये नहीं है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के वजह से। ए इज द करेक्ट आंसर। तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है कमायनी से। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। फिर सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। फिर जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो वो खड़ी बोली। बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो वो है झरना। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाकाव्य का नाम है कमायनी। फिर जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती। ये अपूर्ण है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद साहू। फिर इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो वो है शिवाजी का महत्व। प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो वो एक पिता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है वो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। सी इज द करेक्ट आंसर। कंकाल क्या है? तो कंकाल ये एक उपन्यास है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र से उनका वियोग होता है, यानी कि बिछड़ जाती है। उनका पुत्र, उनका बेटा जो है ना, उसे छोड़कर चला जाता है। उसी के वियोग में ये रचना लिखती है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी मैं बोल रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोड़ना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से ही रहेगा ना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो इनकी पैदाइश यानी कि जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? तो वो नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था फैजाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो वो है प्रायश्चित। ये इनकी कृति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो उनको चुना गया था कांग्रेस पार्टी का एमएलए। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं? तो वो राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती हैं। सुभद्रा कुमार चौहान की कौन सी कृति है? तो इनकी कृति का नाम है सभा के खेल। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका खिलौना रहता है उनका पुत्र, यानी कि उनका बेटा। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो निधन हुआ कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? यस, आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उद्वेश उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकट शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, मुक्ति बोध का। 13 नंबर सवाल यहाँ पर है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी। डी इज द करेक्ट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु होने पर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो पुत्र के असमय निधन के कारण, पुत्र का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? तो पुत्र वियोग के कारण, पुत्र से उनका वियोग हो चुका है। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके बाद से है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो वो अपने पुत्र को ही देवता मानकर आप कह सकते हैं। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती
ये एक कहानी का संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। प्रस्थ वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो उनकी प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो वो है मुकुल। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो उनके द्वारा जो कविता लिखा गया था उसका नाम है पुत्र वियोग। ये तो आसान है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है लहर। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ये तो बहुत आसान सवाल है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान। छोड़ो काम दौड़ कर आई माँ कहकर किस समय पुकारा? जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो ये भी लिया गया है पुत्र वियोग से ही। छोड़ो छोड़ो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये लिया गया है पुत्र वियोग से ही। सेक्सरिया पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला? तो ये मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान ही को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिधारा है, ये कविता का संग्रह है त्रिधारा। और फिर मुकुल पर सुभद्रा कुमारी चौहान को किस साल हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था 1930 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है उषा। तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इन्हीं को कहा जाता है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो उनका उषा है, उषा लिखा हुआ। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर, जब सूरज उगता है। तो शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो वो था उर्दू हिंदी कोश, शब्द कोश जिस तरह होता है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कवियों का कवि। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब इसको प्रकाशित किया गया? तो 1957 में। 20 द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो वो थे नागार्जुन। ठीक। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? तो वो है दूसरा सप्तक। 20 द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो वो 1978 में किए थे। बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो वो है उदिता। फिर सकन सकन यहाँ पर सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इसका भी सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो वो है नीले शंख के समान बताया गया है। 16 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो वो है काल तुझसे होड़ है मेरी। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है कौन सी? तो उषा। फिर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है उषा से ही। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। 20 द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो आप बताएं निम्न में से कौन है? वो है टूटी हुई बिखरी हुई। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो वो इलाहाबाद से बीए किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा है। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो सोवियत रूस की यात्रा किए थे। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। किसका जादू टूट जाता है? तो उषा का जादू टूट जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देहरादून में। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिताकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ?
तो 1993 में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह लिखना कब शुरू किए थे? तो 1932-33 के बीच में लिखना शुरू किए थे। अब चैप्टर नंबर 9 है, इसमें भी टोटल 13 यानी कि 13 चैप्टर है काव्य खंड में। तो 9 नंबर चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता है कौन सी? देखिए यहाँ पर खुद लिखा है जन जन का चेहरा एक, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर बी जन जन का चेहरा एक इज द करेक्ट आंसर। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध था। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता मुक्तिबोध ही हैं। उसके बाद से मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। फिर मुक्तिबोध का जन्म स्थल या फिर जन्म स्थान आप जो भी कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर बी श्योपुर हो जाएगा। ठीक है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? तो ये नया खून, इसका संपादन। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? तो वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ही। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजानंदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना शुरू किए? तो प्रारंभ किए थे वो 1958। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो वो है द्रौपदी। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो ये जो हैं क्रांतिकारी कवि हैं। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेरा है, ये उनके कविता संग्रह का नाम है। नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये जन जन का चेहरा एक से ही लिया गया है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि के रूप में कौन सामने आए? तो मुक्तिबोध ही सामने आए थे, कि उन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी। तो वो थे गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो तार सप्तक के कवि थे। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो मुकुल इनकी रचना है। फिर उसके बाद से गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो वो आए थे अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो ये लिखा गया है मुक्तिबोध के द्वारा ही। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो वो है बिहारी पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी किए थे? तो वो नौकरी किए थे पत्रकार के रूप में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म ये हो जाएगा 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो नया खून, इसका संपादन किया था इस पत्रिका का। मुक्तिबोध के माँ का नाम क्या था? तो उनके माँ का नाम था पार्वती बाई। फिर जन जन का चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? फिर से वही सवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है मुक्तिबोध। और फिर कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इन्हीं का रचना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। अधिनायक के रचयिता कौन है? ये भी आसान सवाल है। अधिनायक के रचयिता कौन हो सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो ये व्यंग्य प्रधान है। व्यंग्य प्रधान, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हरचरण कौन है? तो घर का नौकर बोल रहे हैं। ये एक आम आदमी है। ए बी इज द करेक्ट आंसर। हरचरणा कौन है? सॉरी, ये जो है ना हरचरण, अच्छा हरचरण कौन है? तो ये एक आम आदमी है। बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी? तो रघुवीर सहाय जो है ना वो कविता लिखते हैं अधिनायक। सी इज द करेक्ट आंसर। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? कौन से किताब से ये ली गई है? तो ये ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध। बी इज द करेक्ट आंसर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे?
तो वो एक आधुनिक काल के कवि थे। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो ये रघुवीर सहाय की ही है। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश डी। अधिनायक कौन है, तो अधिनायक जो है वो शक्तिधारा वर्ग के लोग हैं। रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था, तो वो किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरण किसका प्रतिनिधि है, तो हरचरण जो है ना वो आम आदमी का प्रतिनिधि है। ठीक है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, तो वो आए थे रघुवीर सहाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन शामिल है, तो रघुवीर सहाय ही शामिल है। फिर अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है, तो ये समकालीन राजनीति पर व्यंग्य है। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, तो दूसरे सप्तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो ये है रघुवीर सहाय। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है, तो वे लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो वो हो जाएगा दिनमान। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे, तो वो थे दिनमान के। फिर वही सवाल है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश है, ये क्या है, ये एक निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये क्या है, तो ये एक कविता है। उसके बाद से रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम आपको बताना है, तो उनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, तो लखनऊ है। बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरण क्या पहने हुए है, तो वो पहना हुआ है फटा हुआ सुथन्ना। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो वो है सीढ़ियों पर धूप में। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, तो नवभारत टाइम के विशेष संवाददाता थे। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय ही हैं। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं, तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान क्या है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11, प्यारे नन्हे बेटे को। चैप्टर का नाम है, अब इसके रचयिता कौन है, सबसे पहला यही सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को इसके रचयिता लिखने वाले, तो वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे से ही लिया गया है। प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है, तो ये जो संकलित है ये वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसी से लिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी, तो उनका है प्यारे नन्हे बेटे को। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उनको अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो उनका निवास स्थान जो है वो है छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ, तो इसको प्रकाशित किया गया था 1971 में। ए इज द करेक्ट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल जो है किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है वार्तालाप शैली में। फिर नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की कमीज ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो उत्तराखंड का रहने वाला है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा का संग्रह है, तो कहानी संग्रह है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो इतालवी भाषा। बी इज द करेक्ट आंसर। पत्नी बिटिया को क्या करती है, तो पत्नी बिटिया को जो है ना वो समझाती है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, तो वो है सब कुछ बचा रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे, तो वो 7वें 8वें दशक में। निम्न में से कौन सी कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। विचार की तरह, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। फिर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था, तो ये 1990 में प्रदान किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो
1 जनवरी 1937 को। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो वो नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो वो था नौकर की कमीज। पिता वीडियो पिता जो है वीडियो बिटिया को क्या करता है? तो पिता बिटिया को सिखलाता है और माँ क्या करती है? समझाती है। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। फिर प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से लिया गया है? तो ये लिया गया है वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, वही बात है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। फिर विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वो है लगभग जय हिंद। मनी कौल द्वारा किस उपन्यास पर फिल्म बनाया गया था? नौकर की कमीज ए। फिर महाविद्यालय क्या है? तो महाविद्यालय एक कहानी संग्रह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब मात्र एक चैप्टर बच चुका है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो वो हार जीत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन कौन सी कविता संकलन से ली गई है? तो वो है कहीं नहीं वही। ए इज द करेक्ट आंसर। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो ये अशोक वाजपेयी की ही कृति है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो वो सागर मध्य प्रदेश है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ऑफकोर्स अशोक वाजपेयी द्वारा ही होगा। अशोक वाजपेयी के माँ का नाम तो निर्मला देवी था। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो हारजीत पाठ से लिया गया है। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? तो वो बीए सागर विश्वविद्यालय से करते हैं। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्गा, छत्तीसगढ़। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स। अगला सवाल है कि हार जीत कैसी कविता है? तो ये गद्य कविता है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार का प्रश्न उठाया गया है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? दिल्ली में रहकर। फिर अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज में एमए किया? सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम, ये अशोक वाजपेयी का है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। एक पतंग आनंद में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की ही है। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट। तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष जो है ना, ये अशोक वाजपेयी की ही रचना है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो कवि कहा गया है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की है। सारा वजह अशोक वाजपेयी। मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला आप लोग जानते हैं वो सड़क सींच रहा है। फिर अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो पूर्वाग्रह इस पत्रिका का संपादन किए थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941। हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो उत्सव मनाने वाले लोग हैं शासक दल। फिर अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम आपको बताना है। पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। फिर अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि थे। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो वो है कोणार्क। फिर हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अशोक वाजपेयी। वे उत्सव मना रहे, इसमें वे किसके लिए आया है? तो वे आया है नागरिकों के लिए। अब लास्ट चैप्टर है यहाँ पर गाँव का घर। उसके बाद से पूरा संपूर्ण हिंदी का बुक खत्म। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो वो है ज्ञानेंद्र पति। बी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो ज्ञानेंद्र पति जो है ना, ये आधुनिक काल के कवि हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 है। पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित थे? तो वो पदस्थापित थे कारा अधीक्षक के पद पर। फिर 5 नंबर सवाल है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो
प्रशासनिक पद कारा अधीक्षक के पद पर थे ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी गांव का घर। उसके अलावा ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय पटना से ही। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए, तो 8वें दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो वो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ, तो 11 जनवरी 1950। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रानगरी ये क्या है, तो ये एक काव्य नाटक है। फिर ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन ए संशयात्मा से। अगला सवाल कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है, तो वो है थोड़ी सी जगह। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता है, तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े भसुर भी बोला जाता है गांव देहात में कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, तो गंगा तट ये इनका लिखा हुआ है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो 10 कोस दूर से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, झारखंड में। और संशयात्मा किसकी कृति है, तो यहाँ पर एक ज्ञानेंद्र पति की कृति है। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है, ज्ञानेंद्र पति होंगे ऑफ कोर्स। दूध बे अंगूठे के छापे किनके हैं, दूध बे अंगूठे के छापे, ये भी दादी, दूध पे रहेगा, दूध पे अंगूठे के छापे दादी के। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक पढ़ते पढ़ते है जिसका नाम, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो उनको मिला था संशयात्मा पर। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया है संशयात्मा से ही। और कवि ने कहा ये क्या है, तो ये एक कविता का संग्रह है। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं, तो लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो संशयात्मा पर ही। शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है, यह कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था 1980 में। 20 द करेक्ट आंसर। 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए कवि कौन है, तो वो है ज्ञानेंद्र पति। अब लास्ट सवाल कि ज्ञानेंद्र पति को शंकर की संशयात्मा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 2007 मिला था। सी इज द करेक्ट आंसर। और फाइनली यहाँ पर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण हिंदी के बुक से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। टोटल संपूर्ण कंप्लीट हो गया। पूरे किताब का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक ही इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। जो भी सवाल जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इसी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। एक बार में हमने झट से रिवीजन कर लिया पूरे के पूरे किताब का। अब बताइए कैसा महसूस हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और बाकी आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। उस वक्त से मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार मेहनत करके लगातार बोल रही हूँ। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।